हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहां पर केमिस्ट्री का बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नीट और जेईई मेंस का एग्जाम अभी जल्द में ही देने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए किया जा रहा है। और यहां पर हम लोग आज टॉपिक लेके आए हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करने वाले हैं आज हम लोग, इसका पूरा रिविजन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सॉलिड के लिए, सॉलिड होते क्या है। अब बताओगे, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक डेफिनिट शेप होता है, एक ज्योमेट्री होती है। ठीक है, जिसकी डेफिनिट वहाँ पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, तो सबके सब क्या हो जाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। इसके अलावा सॉलिड की और बात हम लोग अगर वहाँ पर जाने, कहा जाता है सॉलिड जो हो जाता है उनके जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। और बताइए क्यों पास होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, सॉलिड होता है। बताया कि यहाँ पर एक फिक्स पैकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत ही ठोस होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। बताया कि इनको या तो बहुत कम या तो थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, या फिर ना के बराबर इनको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ बातें हो गई सॉलिड के बारे में, जिसको आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड की अगर बात करते हैं, आपको सॉलिड किन किन फॉर्म में मिलने वाले। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, तो यहाँ पर बताया कि सॉलिड आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड की हम लोग बात करते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमार्फस क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले बताया गया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमार्फस में बताया गया उनके पास क्या हो जाता है, कोई भी डेफिनिट डू नॉट हैव शेप, डेफिनिट शेप। ठीक है, डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, कोई वहां पर फिक्स शेप नहीं होता है वहां पर। ठीक है, डेफिनेट शेप कोई नहीं होता वहां पर। ठीक है, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे हम लोग ग्लास की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, रबड़ की बात करते हैं, ये भी आपको सॉलिड नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर बताया कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना तो वहां पर कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको टर्म यूज किया है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया, यहाँ पर बताया शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पास क्या हो जाता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपको पता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है, बताया कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और किसी ने कह दिया ये 120 डिग्री सी पे मेल्ट कर जाता है, तो आप मान के चलो जैसे 120 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे, वहां पर जितनी भी मात्रा में होगा सबका सब क्या हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर 120 पे ही क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है, ये जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट को पाते हैं, उसी मेल्टिंग पॉइंट पे सबके सब मेल्ट कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया जो हमारा एमार्फस सॉलिड है, उनके पास ना तो डेफिनिट शेप होता है, ना तो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर बताया गया इनका जो मेल्टिंग पॉइंट चलता है वो एक रेंज में होता है। इनके लिए हमेशा टर्म ऐसा यूज किया जाएगा कि ये 100 से 140 के बीच में मेल्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर 100 का है तो आप यहाँ पर 100 पहुँचते ही वो मेल्ट कर जाएगा, नहीं। 100 से 140 मतलब एक रेंज होता है, एक रेंज के बीच में क्या करते हैं, ये मेल्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सबका सब मेल्ट हो जाता है। फिर बताया गया दीज आर एन आइसोट्रॉपिक। देखना यहाँ पर आइसोट्रॉपिक नहीं लिख रहा हूं मैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बताया गया एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हो जाता है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अब डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, आपको डिफरेंट ही नजर आते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ये बताया गया, आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे, आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ये सब क्या हो जाता है, आप बताओगे डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसे गए तो कुछ और आया, ऐसे गए तो कुछ और आया, ऐसे गए तो वहां पर कुछ और आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एमार्फस के केस में, एमार्फस के केस में आइसोट्रॉपिक लिखा गया। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन से गुजरो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम होगी। इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपका एमार्फस क्या हो जाता है, आइसोट्रॉपिक होगा, और आपका क्रिस्टलाइन जो हो जाता है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की नजर आती है। इन्हीं को कहा जाता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हीं को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। और जो हमारा एमार्फस सॉलिड है ये भी आपको सॉलिड ही नजर आता है, लेकिन ये स्यूडो सॉलिड होता है, या फिर इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जैसे आपको पता है ग्लास वगैरह क्या हो जाता है, ये सब क्या है, आपको सॉलिड ही नजर आते हैं, लेकिन वो किसमें रखे गए, एमार्फस सॉलिड, उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, किसको, एमार्फस वाले को। फिर बताया गया यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैकिंग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो पैकिंग होगा, मान लिया ऐसा कुछ पैकिंग चल रही है, ऐसे कोई पैकिंग चल रही है यहाँ पर,
ठीक है, ऐसे। तो वहाँ पर बताया गया आपको जो भी पैकिंग मिलने वाली है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे ऑर्डर में मिलेगा, एक अच्छे टर्म में मिलने वाला है, ठीक है, ऐसे हो जाता है वहाँ पर। मान लिया अगर ऐसी कोई पैकिंग मिल रही है वहाँ पर, फिर ऐसे एक अच्छी पैकिंग वहाँ पर मिलती रहती है, फिर यहाँ पर ये शुरू हो जाता है होगा, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पर ये, ठीक है, ऐसे कोई एक फिक्स पैकिंग और लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि बस थोड़ी ही दूर तक के मिलेगा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दूर तक जाओगे आपको वहाँ पर एक अच्छी पैकिंग मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है शॉर्ट रेंज ऑर्डर पैकिंग, जैसे कि यहाँ पर मान लिया ऐसा था, यहाँ पर ये था, ठीक है, यहाँ पर था ऐसे, फिर अब यहाँ पर पैकिंग गड़बड़ होगी, ठीक है, पता चला ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई पैकिंग वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हो सकता है छोटा मोटा आपको शॉर्ट टर्म में आपको कहीं पर पैकिंग नज़र आ जाए, लेकिन आप अगर सोचो कि एक लंबे टर्म में आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इसका कोई भी शॉर्ट बताया गया कि यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म ऑफ पैकिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो अभी जिन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं पैकिंग क्या होता है, तो अभी के लिए यहाँ पर आपको याद ये रखना है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैकिंग रखते हैं और यहाँ पर क्या होता है लॉन्ग टर्म में पैकिंग रखते हैं। और बताया कि आपका ये क्या क्या हो सकता है, बताया कि आप यहाँ पर आयनिक सॉलिड की भी बात कर सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, कोवैलेंट सॉलिड भी यहीं पर आता है, मेटालिक सॉलिड भी यहीं पर आएगा, या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ओवरऑल आपके माइंड में अब आ जाना चाहिए कि हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ने वाले हैं। एमार्फस के बारे में जितना पढ़ना था हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। समझ में आया सबको? चलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन और कवर कर लेते हैं हम लोग बात करते हैं कितने टाइप्स के आपको मिल सकते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बताया कि आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट या फिर जिसको लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, बताया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है और मेटालिक सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कोई भी सॉलिड बनता कैसे बनता है कोई सॉलिड। आप बताओ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ठीक है, सेम टाइप या फिर अपोजिट टाइप के क्या पार्टिकल आपस में पास आएंगे और मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या कर जाएंगे वो बहुत सारे मिल करके वहाँ पर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पर कहा जाए अगर आयनिक सॉलिड बन रहा है तो बताओ वहाँ पर किस टाइप के पार्टिकल आपस में पास आ करके लैटिस पॉइंट, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर कोई पार्टिकल पाया जाता है, जहाँ पर बैठता है, उसकी जो पोजीशंस होती है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो कहा गया आयनिक सॉलिड में बताइए कौन आयनिक सॉलिड को बनाएगा। आप बताओगे जो आयंस होते हैं, ठीक है, आप बताओगे आयंस मिल करके किसको बनाते हैं, यहाँ पर आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर बताया गया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगता है, किस बॉन्ड के तहत जुड़े होते हैं आयनिक सॉलिड, बताया गया वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। वहाँ पर कौन से पार्टिकल जुड़ते हैं, आप बताओगे कैटायन एनायन आपस में आते हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपस में पास जुड़ते हैं और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, मजबूत सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा हाई होती है। और बताया गया एक खास बात यहाँ पर आयनिक सॉलिड के केस में बताया गया अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसका मेल्टिंग फॉर्म है या फिर एक्वस फॉर्म है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा ले जाता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उसके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जैसे वो क्या कहते हैं मेल्टन फॉर्म में आता है, मोल्टन फॉर्म में आता है और या फिर कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आता है, वहाँ पर बहुत सारे फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड यहाँ पर कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। बताया गया ये कैसे बनता है, ये बताया गया एटम्स मिल करके क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, बताया गया कोवैलेंट बॉन्ड से वो वहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक जाल बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड के नाम से जाना जाता है। बताया गया इनका भी क्या हो जाता है, बहुत ही हाई क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह पाया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड्स हो गए, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, ग्रेफाइट्स हो गए, ये सब के सब क्या आते हैं, आप बताओगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में आते हैं। और एक चीज याद रखना है यहाँ पर, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराते हैं, केवल एक को छोड़ करके, वो कौन है, ग्रेफाइट, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड जो भी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराते हैं, एक्सेप्शन कौन है, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट की बात करते हैं उसके पास लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग देख रहे हैं मार्कर पाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा ले जाते हैं, ठीक है। ये हुआ कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम से लग रहा है यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, यहाँ पर क्या होता होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता होगा, और कैसे जुड़ते हैं पता है, वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़ते हैं। ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़ते हैं और वहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सॉलिड CO2 हो जाए, वाटर सॉलिड हो जाए, ठीक है, आयोडीन हो जाए, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आप बताओगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है। समझ में आया। फिर बताया गया कि लास्ट की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, और मेटेलिक सॉलिड की यहाँ पर खास बात ये होती है, मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सब का क्या होते हैं, मेटल्स। बताइए जो मेटल्स के कैटायंस होते हैं वो एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा पाए जाते हैं, जुड़े होते हैं, और बीच बीच में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है, मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और मेटेलिक सॉलिड की खास बात यहाँ पर चलती है, चाहे आप इसका सॉलिड फॉर्म लेकर के चलो, चाहे इसका आप मोल्टन फॉर्म लेकर चलो, दोनों ही कंडीशन में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब के सब क्या हैं, आप बताओगे ये मेटेलिक सॉलिड है। समझ में आया सबको इतना। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसके बारे में आपको इतना ध्यान देना था। चलिए, अब जो चैप्टर सही से स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग इसकी बात करते हैं। और आपको पता है सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स चलते हैं, आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही टर्म्स बार बार वहाँ पर आगे चल के रिपीट होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी वॉल वगैरह बनाई गई है, कोई भी दीवार वगैरह बनाई गई कहीं पर, वो ईंट से बनाई गई। ठीक है, ऐसा मान के चलते कोई एक दीवार है, कोई एक वॉल है, वो ईंट से बनाई गई है। ठीक है, अगर क्या हो जाता है पूरी दीवार जो है वो बन के तैयार हो जाती है, तो उस पूरी दीवार को हम लोग क्या कहने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उसको हम लोग कहेंगे एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत छोटे लेवल पे जा करके देखा जाता है। मैं आपको समझाने के लिए एक बड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। वहाँ पर क्या हो जाता है, जो ईंट से मिल करके एक पूरा वॉल तैयार हुआ है, उसको हम लोग एक क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और उसमें अगर एक ईंट को उठा लिया जाए, ध्यान देना, एक ईंट को उठा लिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वहाँ पर कहते हैं यूनिट सेल। कि वो पूरी क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर के बनी हुई, एक यूनिट सेल से मिलकर के बनी हुई। यूनिट सेल कौन थी, एक ईंट थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और उस यूनिट सेल के जिस जिस पोजीशन पे एटम जाकर के बैठता है, एटम जहां जहां पर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर जल्दी से समझा रहा हूं। चलिए यहां पर देखते हैं, जितनी चीजें अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया एक वॉल लेकर के, वो चीजें मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कोई एक ईंट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर कोई एक ईंट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल में एक और ऐसे ईंट को वहां पर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, आपको लग रहा है, जैसे लग रहा है इसके बगल में एक और ईंट आ गई। ठीक है, फिर यहां पर चलते हैं हम लोग, ऐसे हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ईंट दूसरे ईंट के ऊपर इसे रखते रखते हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लिया एक लैटिस बना देते हैं हम लोग, पूरा एक वॉल बना दिया, या फिर कोई भी वहाँ पर जो सॉलिड बनाता था। ठीक है, वहाँ पर जो भी सेटिंग थी हमने क्या किया, एक के बाद वहाँ पर रख करके बना दिया। और यहाँ पर पूरे सिस्टम को क्या कह दिया जाता है, इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लोग रिविजन कर रहे हैं, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तब भी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते भी चलते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर पूरे को मिला करके, पूरा जो यहाँ पर बना है उसको हमने कहा एक क्रिस्टल लैटिस। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी एक ईंट की बात करने वाले। ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं इसको डैश डैश कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई एक ईंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो बात कर रहे हैं, इतने को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्योंकि आपको क्या पता है, ये पूरा जो क्रिस्टल बन के तैयार हुआ है, क्रिस्टल लैटिस को, या फिर हम लोग इसको क्रिस्टल ही कह देते हैं, जो पूरा क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हुआ है, इसी एक रिपीट यूनिट से बार बार मिलने की वजह से बना है। ऐसा लग रहा है ये यूनिट थी, उसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ दिया, उसको अगले वाले को अगले यहाँ पर फिर से चिपका के इसके साथ जोड़ दिया। तो यही बार बार आपस में जोड़ जोड़ करके क्या करते हैं, वहाँ पर एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो
कि एक यूनिट को उसको पकड़ते हैं, किसी एक यूनिट को पकड़ा गया उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? और जो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट बनाया था, आपको दिखाई दे रहा है सारे डॉट डॉट, ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये पोजीशन है जहां पर हमारा पार्टिकल, हमारा एटम, हमारा आयन, हमारा मॉलिक्यूल्स जहां पर जाकर के बैठता है, जहां पर जाकर के जुड़ता है। इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं यहाँ पर इसको? हम लोग इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। जहां पर कोई भी एटम या फिर आयन, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल जाकर के बैठता है, जहां पर उसकी पोजीशन पाई जाती है, उसको लैटिस पॉइंट कहा जाता है। पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस जिस रिपीट यूनिट से बार बार जुड़ने से बनी हुई है, उस रिपीट यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, आगे मैं आपको और एक पैरामीटर बता रहा हूं क्योंकि आपको सॉलिड पढ़ना है तो कुछ टर्म्स जो यहां पर हैं उसके बारे में आपको अच्छे से सीखना होगा। मान लिया यहां पर एक कोई यूनिट्स, ये था यूनिट सेल को मैंने उठा लिया, यहां पर कुछ और पैरामीटर्स चलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। यहां पर हम लोग यहां पर फोकस करते हैं। अगर इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो एक लाइन आपको यहां से यहां पर नजर आ रही है, एक ऊपर की तरफ नजर आ रही है और एक यहां पर गई है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एजेस। क्या कहते हैं? यहां पर एज कहा जाता है। और मैंने कहा कि ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की, इसको हमने एक नाम दे दिया ए, और ऊपर वाली जो यहां पर दिखाई दे रही इसको हमने क्या कह दिया? यहां पर बी, और यहां पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कह दिया? यहां पर सी। ठीक है, तो किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो आपको और कौन कौन से पैरामीटर चाहिए ये भी बताया गया। यहाँ पर आपको एज लेंथ दिखाई दे रहा है ए बी सी। हो सकता है किसी केस में बराबर हो जाए, किसी केस में दो बराबर, कोई बराबर नहीं हो सकता, किसी केस में तीनों के तीनों डिफरेंट हो, अलग अलग बात है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ए के सामने वाला जो होता है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ए के सामने जो यहाँ पर दो एजेस दिखाई दे रही हैं बी और सी, इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। और बी के सामने की बात करते हैं, बी ये हुआ उसके सामने ये, जहाँ पर सी और ए के बीच में एंगल बना है इसको हम लोग बीटा कहेंगे। और सी के सामने वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ए और बी के बीच में, इसको हम लोग यहाँ पर गामा कहते हैं। तो कुछ और पैरामीटर आपको यहाँ पर समझ में आया, ए हो गया, बी हो गया एंड सी। ये क्या होते हैं आप बताओगे? ये एजेस होते हैं। ठीक है किसी भी यूनिट सेल की एज बताता है वहाँ पर, ठीक है, उसकी एजेस जो होते हैं वहाँ पर। फिर बताया गया अल्फा, बीटा एंड गामा, ये क्या हो जाएंगे? एंगल बिटवीन द एजेस। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको आपको समझना होगा। कई बार आ जाता है लैटिस की बात कर रहा है, क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहा है, इसका मतलब एक बड़े से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, कहीं पर कह दिया यूनिट सेल, तो इसका मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए किसी एक यूनिट की बात कर रहा है। लैटिस पॉइंट की बात करेगा तो जहां पर कोई भी एटम्स हमारा पार्टिकल्स पाया जा रहा है। फिर अगर आपसे कभी ए बी सी, यहाँ पर इनकी लंबाई, यहाँ पर क्या करते हैं इनकी दूरी वगैरह, या फिर कहते हैं जिसको हम लोग एजेस कहते हैं। ठीक है, इनके एजेस के बारे में बात करता है, इसका मतलब इन सब के बारे में बात कर रहा है। एंगल की बात करता है, इसका मतलब एजेस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। समझ में आया सबको इतना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यूनिट सेल। आपको समझ में आया यूनिट सेल क्या होता था? किसी भी क्रिस्टल को बनाने वाली सबसे छोटी जो यूनिट होती थी, जिसके बार बार रिपीटेशन से वो बड़ा सा क्रिस्टल बनता था, उसी हम लोग क्या कहते हैं? उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। अब उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एटम अरेंजमेंट। आपका जो एटम है, आपका जो पार्टिकल है, वो कहाँ पर पाया जा रहा है, उसकी पोजिशन क्या है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला बताया गया जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, हालांकि सेंट्रल यूनिट सेल को फर्दर फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। पहला बताया जाता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फिर बताया गया सेट सेंटर फेस सेंटर यूनिट सेल, और थर्ड बताया गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट सबको ऐसे चार टाइप में बता दिया जाता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़े तो पहले प्रिमिटिव, फिर सेंट्रल यूनिट सेल, ये सब जो है यहाँ पर सेंट्रल यूनिट सेल के पार्ट होते हैं। चलिए प्रिमिटिव की बात करते हैं, ये क्या होता है बताया गया। प्रिमिटिव यूनिट सेल ये कहता है कि कोई भी यूनिट सेल हो, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल हो, मान लिया जैसे मैं यहाँ पर मैंने बनाया, ठीक है, एक यूनिट सेल हम लोग यहाँ पर बना के तैयार कर रहे हैं, ऐसे हो गया। और कहा गया अगर कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल है और उसके अगर केवल और केवल कॉर्नर पे ही हमारा जो एटम है, पार्टिकल है, पाया जा रहा है। कॉर्नर का मतलब ये सब क्या दिखाई दे रहा है आपको? कॉर्नर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या है? कॉर्नर है।
कहा गया केवल और केवल कहाँ पर पाया जा रहा है, कॉर्नर पे पाया जा रहा है। कोई भी हमारा एटम है, पार्टिकल है, अगर वो केवल और केवल कॉर्नर पे पाया जा रहा है तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं, ये केवल कॉर्नर पे था। सेंटर यूनिट सेल ये कह रहा है कि अब कॉर्नर के अलावा सेंटर पे भी पाया जाएगा, कॉर्नर के अलावा अब सेंटर पे भी पाया जाएगा, लेकिन कॉर्नर के अलावा किसकी सेंटर पे पाया जा रहा है, उसी बेसिस इसको 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बॉडी सेंटर के बारे में, और यहाँ पर मैं जल्दी से सबको बना के दिखा रहा हूँ। पहली बात तो ये कंडीशन तो रखना पड़ेगा, सबको कॉर्नर पे एटम को रखना पड़ेगा, जितने भी कॉर्नर हैं सारे कॉर्नर पे एटम को रखना पड़ेगा, रख दिया यहाँ पर। फिर बताया इसके अलावा और कहाँ पर पाया जाएगा, बताया गया बॉडी के सेंटर पे पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, बॉडी के सेंटर पर पाया जाएगा। मान लिया ये आपका बॉडी का सेंटर था, ठीक है, यहाँ पर भी पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। मतलब क्या हो जाता है, कोई भी यूनिट सेल है उसकी कॉर्नर पे है और साथ साथ क्या हो जाता है, बॉडी के सेंटर पे भी है, ठीक है, बॉडी के बीच में भी वहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर बॉडी सेंटर। फिर बात करते हैं अगला यहाँ पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर मैंने एक यूनिट सेल बना दिया, ठीक, ऐसा कुछ कर दिया, और यहाँ पर ये बताया गया कि फेस सेंटर है, तो इसके नाम से ही लग रहा है। पहली बात तो कॉर्नर पे तो पाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कॉर्नर पे तो हर जगह पाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये क्या कह रहा है, कह रहा है जो यहाँ पर फेस होते हैं, यूनिट सेल का जो फेस होगा उस पर भी पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये चारों की वजह से यहाँ इसके बीच में एक फेस बन रहा होगा, देखो आप ऐसे, ठीक है, इसका एक सेंटर होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर पाया गया। ऐसे ऊपर वाले की भी अगर हम लोग बात करते हैं, इसका भी अपना यहाँ पर एक फेस होगा, ऊपर वाला जो वॉल होगा, ठीक है, यहाँ पर भी पाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं पूरा डिटेल में, तो जल्दी जल्दी मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब जितने भी फेस हैं उनकी सेंटर पे भी ये पाया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फेस ये हुआ इन चारों की वजह से, तो इन चारों की वजह से एक फेस हुआ, तो उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर पाया जाएगा। फिर इन चारों की वजह से एक फेस होगा, तो उसके फेस पे यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब कॉर्नर पे तो पाया जा रहा है यूनिट सेल के, और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पर फेसेस हैं, ठीक है, उस फेस के सेंटर में भी पाया जाता है, इसलिए कहा गया फेस सेंटर यूनिट सेल के नाम से जाना गया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आखिरी जो बताया गया है इंड सेंटर यूनिट सेल, इंड सेंटर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है। अब यहाँ पर क्या नया होने वाला है, पहली बात तो एक चीज़ फिक्स है कि कॉर्नर पे तो पाया जाएगा, यहाँ पर बना दिया, कॉर्नर सारे फुलफिल कर दिए, ठीक है, कॉर्नर फुलफिल कर दिया। अब क्या बताया जा रहा है, अब कहाँ पर पाया जा रहा है, कहा गया दो अपोजिट फेस, याद रखना है, इंड सेंटर में क्या बताया रहा, दो अपोजिट फेस। अपोजिट फेस का मतलब आमने सामने फेस पे होगा। जैसे कि अगर हम लोग इस फेस का सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा आप बताओगे एक यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला फेस ये हो जाएगा, नीचे वाला, ठीक है, अगला आइटम यहाँ पर पाया जाएगा, बस यही। अगर आपने इस वाले फेस का सिलेक्शन किया तो यहाँ पर सामने इसके होगा, अगर इस सामने वाला फेस का लिया तो इसके पीछे वाला, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे वाला। तो बताया गया यहाँ पर इंड सेंटर का मतलब ये होता है कि एटम आपका जो है, पार्टिकल आपका कॉर्नर पे तो पाया जा रहा है यूनिट सेल के, और साथ ही साथ दो आमने सामने वाले फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंड सेंटर। तो इतने टाइप के यहाँ पर पाया जाता है यूनिट सेल। और आपको बताया, ठीक है, ये पैरामीटर किस बेसिस पे चल रहा था, जब हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर एटम के अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। बताइएगा एक बार फिर से टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा जो पैरामीटर है वो सेल पैरामीटर है, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेल पैरामीटर की बेसिस पे, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, अल्फा बीटा गामा, और उसके बाद बताया था ABC, ठीक है, एज लेंथेस जो बताए थे, उस बेसिस पे अगर हम लोग यूनिट सेल को क्लासीफाई करें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो एटम कहाँ कहाँ पाया जाता है उस बेसिस पे बताया गया था। अब ये कहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले उसके सेल पैरामीटर की बेसिस पे। बताया कि इसको 7 पार्ट में बताया गया 7 टाइप्स के आपको मिल सकते हैं यूनिट सेल, अगर आप सेल पैरामीटर की बात करते हो तो उस बेसिस पे। पहला बताया गया क्यूबिक, दूसरा बताया गया टेट्रागोनल, थर्ड बताया गया ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ बताया गया हेक्सागोनल, और फिफ्थ बताया गया यहाँ पर रोम्बोहेड्रल, या फिर जिसको ट्राइगोनल के नाम से भी जानते हैं। 6 को बताया गया मोनोक्लिनिक, और 7 को बताया गया यहाँ पर ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इतने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इतने टाइप के आपको यूनिट सेल मिलने वाले हैं, और इनकी क्या खास बात है ये आपको याद ही रखना है सारी चीजें, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया क्यूबिक की बात करते हैं, यहाँ पर जो A है, B और C है, जो भी एज हैं सबकी एज की लंबाई क्या है, लेंथ सबकी सेम है, इक्वल है।
और बताया गया अल्फा बीटा गामा, वहां पर जो एज एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन द एज वो भी क्या है, इक्वल है, और वो कितना है, वो 90 डिग्री है। फिर सेकंड में बात करते हैं टेट्रागोनल की बात करते हैं। बताया गया ए बी तो वहां पर दो लेंथ्स तो इक्वल है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो अलग है, ठीक है। फिर बताया गया यहाँ पर लेकिन एक चीज कॉमन है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल है और कितने 90, ये कहां पर हो रहा है, टेट्रागोनल में हो रहा है। फिर ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। बताया गया ए बी सी, इसमें किसी की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है इक्वल नहीं है, ठीक है, जितने भी एजेस हैं सब डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी इक्वल नहीं है। लेकिन एक खास बात है वहां पर, क्या अब बताओ कि अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री ही निकल के आता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में बताया गया यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल तो होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सी वाला है वो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल हो जाएंगे 90, और गामा की एंगल क्या हो जाएगा वहां पर 120 हो जाता है। समझ में आया सबको। फिर यहाँ पर बात करते हैं फिफ्थ नंबर रोम्बोहेड्रल, जिसको हम लोग ट्राइगोनल कहते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से बताया गया ए बी और सी तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ पर याद रहे अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल तो हैं, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी है वहाँ पर तीनों में इक्वल होगा, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक में एक बार फिर से पता चल रहा है यहाँ पर कोई भी ए बी सी डी कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। और यहाँ पर बताया गया इस बार अल्फा और गामा, ठीक है, अल्फा और गामा जो हैं ये 90 डिग्री शो करते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री शो नहीं करता, कुछ और वहां पर शो कर सकता है, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक। यहाँ पर बताया गया ना तो ए बी सी कोई एक दूसरे के बराबर होगा, ना तो अल्फा बीटा गामा किसी के बराबर होंगे। अगर आप देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्यूबिक था, यहाँ पर ए बी सी सब बराबर थे, अल्फा बीटा गामा भी बराबर था, 90 था। और लास्ट वाला अगर देखें ट्राइक्लिनिक, बताया कि ए बी सी कोई भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी एक दूसरे के बराबर नहीं और वो 90 नहीं है, ठीक है। तो बताया गया एक चीज, तो आपको ये सातों यूनिट सेल पता होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। बताया अगर लॉ ऑफ सिमिट्री की बात करते हैं, ठीक है, सिमिट्री किसी भी यूनिट सेल में आपको कितने टाइप की सिमिट्री मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकती है। तो बताया कि सिमिट्री आपको जो भी मिलेगी या तो प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री ही मिलने वाली, 3 टाइप की सिमिट्री आपको मिलेगी। बताया कि किसी एक इमेजिनरी प्लेन, कोई भी यूनिट सेल है, हम क्या करते हैं किसी ऐसा प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, इमेजिनरी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो यूनिट सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट का ऐसा लग रहा है जैसे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो वहां पर जितनी भी ऐसी लाइनें होंगी उसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमिट्री कहा जाता है। और एक्सिस की बात करते हैं तो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपको लगता है 2 पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पर एक्सिस ऑफ सिमिट्री कहा जाता है। और सेंटर ऑफ सिमिट्री की बात करते हैं, अगर सेंटर से पास करते हैं कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन जिससे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमिट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप की सिमिट्री बनने वाली है किसी भी यूनिट सेल में, प्लेन, एक्सिस और सेंटर, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। समझ आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, मैंने आपको 7 टाइप्स के यूनिट सेल के बारे में बताया। सबसे पहले वहाँ पर जो था क्यूबिक यूनिट सेल था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ए बराबर बी बराबर सी के था, अल्फा बीटा गामा भी एक दूसरे के इक्वल होते थे और कितना हो जाता था, वो 90 हो जाता था। अब हम लोग को क्या करना है, इसी के ऊपर पूरे चैप्टर में फोकस किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो यहाँ पर है तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, या फिर जिसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूब के बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर बात करते हैं, कहा गया इसके टाइप्स की बात करते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था वहां पर, ठीक है। सेल, यूनिट सेल की बात करते हैं, वो कई टाइप्स के होते थे, बॉडी सेंटर में 3 होता था और एक प्रिमिटिव होता था। लेकिन यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, एक क्यूबिक क्रिस्टल कितने टाइप का होता है, तो याद रखना केवल 3 टाइप का होता है। तो पहला बताया गया सिंपल क्यूबिक होता है, दूसरा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, थर्ड होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे पहचाना जाता है, यहाँ पर एक बार फिर से आप, ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर बना करके अगर जल्दी से देख ले, आप यही बताओगे कोई भी यहाँ पर यूनिट सेल है ऐसे हुआ, तो अगर वो केवल और केवल कॉर्नर पर ही एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम हो गया, पार्टिकल हो गया, अगर कॉर्नर पे ही पाया जा रहा है तो इसको हम लोग सिंपल कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर फेस सेंटर की बात आ जाती है, ठीक है, फेस सेंटर की बात कर रहे हैं। देखो इस बार जो यूनिट सेल हम बना रहे हैं वो क्यूब ही होना चाहिए। इसके पहले जो मैंने आपको बताया तो वहाँ पर कोई भी यूनिट सेल हो, लेकिन हम लोग केवल क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहा गया अगर क्या हो जाए, कोई भी ऐसा यूनिट सेल है जहां पर कॉर्नर पे तो पाया जा रहा है और साथ ही साथ कहां पर पाया जा रहा है, फेस के सेंटर पे पाया जा रहा है, जैसे यहां पर पाया गया, यहां पर पाया गया, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर और यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की यहां पर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर बात करते हैं बॉडी सेंटर की, तो यहां पर यही बताया गया है,
ठीक है, कॉर्नर पे तो पाया ही जाएगा, पाया ही जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं, कॉर्नर पे तो पाया ही जा रहा है, और इसके अलावा बताया गया बॉडी के सेंटर में भी पाया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल या फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। चलिए, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ बातें आपको तो पता ही होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर किसी एक क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी हम क्या करते हैं यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कॉर्नर कितने होते हैं। कितना कॉर्नर होता है? 8 होता है, यही तो होता है। अगर हमसे पूछा जाए कोई एक क्यूब है, वहाँ पर फेस कितने होते हैं, आप बताओगे वहाँ पर फेस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए एज कितना पाया जाता है, ठीक है, एज कितना पाया जाता है, तो वहाँ पर आप क्या बताओगे? 12 एजेस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ पर बॉडी डायगोनल कितना होता है, ठीक है, बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, मतलब कि वहाँ पर सेंटर से पास करे कोई भी बॉडी डायगोनल, तो वहाँ पर आप देखोगे कितना मिलके आता है आपको, वहाँ पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉर्नर कितना हो जाएगा? 8 होगा, फेस कितना होगा? 6 होगा, एजेस कितने हो जाएंगे? 12 होते हैं। अगर बॉडी डायगोनल की बात करते हैं तो वहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके अलावा अगर बॉडी सेंटर की बात करते हैं कितना हो जाएगा? बॉडी सेंटर आप बताओगे 1 बॉडी सेंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर आपसे कह दिया जाए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया कि अगर मान लिया किसी एक कॉर्नर पे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कॉर्नर पे मैंने एक क्या रख दिया, यहाँ पर कोई एक एटम रख दिया, पार्टिकल रख दिया। यहाँ पर देखना कोई भी पार्टिकल होगा वो स्फीयर की बात की जा रही है। ठीक है, वो एक गोले की तरह होगा, एक स्फीयर की तरह होगा, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर कॉर्नर पे रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए इस कॉर्नर पे इसका, इस पूरे गोले का कितना हिस्सा पाया जाता है, ठीक है, तो आप बताओगे कितना? 1/8। आप क्या कर सकते हो कि स्फीयर का 8 पार्ट करो, बीच से काटो, फिर ऐसे काटो, ऐसे काटो, जो उसका 8वां हिस्सा होगा केवल उतना ही पार्ट क्या हो जाता है? इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, उतना ही पार्ट इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर आधा ऐसे हो जाता है। जैसे अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे देख के, तो आपको पता है आधा तो ऊपर चला गया, आधा नीचे बचा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आधा वहाँ पर बचा होगा। ठीक है, ऐसे आधा यहाँ पर बचा हुआ है। फिर इसका भी हमको क्या करना है, यहाँ पर आप बताओ, इसके भी 4 टुकड़े करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? इसके 4 टुकड़े करने हैं, तब जाकर के वहाँ पर जो 4th टुकड़ा हो जाएगा वो जाकर के यहाँ पर पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो कहने का मतलब ओवरऑल याद रखना है, कॉर्नर पे अगर कोई एटम है तो उसका केवल 1/8 हिस्सा ही अंदर होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर फेस पे है, फेस का मतलब ये हुआ फेस, ये फेस पे है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर कितना हिस्सा इसका अंदर होता है, कितना बाहर होता है? आप बताओगे आधा। मतलब कंट्रीब्यूशन कितने का है? अगर फेस पे कोई भी एटम रखा गया है, जैसे आप कह सकते हैं एक बॉल है, फेस पे रखा गया है, तो उस बॉल का आधा हिस्सा फेस के अंदर होगा, इस यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा आपको बाहर नजर आएगा। मतलब उस यूनिट सेल के अंदर कितना गया? केवल आधा गया। तो कंट्रीब्यूशन कितने का? यहाँ पर आधे का आ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर एज पे कोई रखा गया है, एज का मतलब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एज होता है, अगर इस पे कोई रख दिया जाए, कभी यहाँ पर अगर कोई रख दिया जाता है, तो कितना हिस्सा इसका अंदर होता है, कितना बाहर होता है? तो बताइए यहाँ पर 1/4 हिस्सा ही क्या हो जाता है, उसका अंदर होता है। समझ में आया? या फिर एक सिंपल सा तरीका आप याद रख लो। ठीक है, कितना हिस्सा बाहर, कितना अंदर, कंट्रीब्यूशन के बारे में समझना है। अगर कोई भी एक कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर पे कोई एक एटम रखा गया, उसको कंप्लीटली कवर करने के लिए को आपको किसी भी एंगल से कहीं से भी ना दिखाई दे, आप कितने यूनिट सेल से उसको कवर करेंगे? जितने यूनिट सेल से कवर करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? अगर 8 लोग कवर करते हैं, जैसे कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर पे क्या हो जाता है? कॉर्नर पे अगर कोई एटम रखा हुआ आप चाहते हैं, ठीक है, ये हमको कहीं से भी ना दिखाई दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी टाइप के यूनिट सेल नीचे रखना पड़ेगा 4, और 4 इसके ऊपर रखना पड़ेगा। मतलब 8 लोग मिलकर के क्या करते हैं? किसी एक कॉर्नर वाले एटम को कंप्लीटली कवर करते हैं। तो मतलब एक के हिस्से में कितना आया कवर करने में? 1/8 आ जाता है। ऐसे फेस पे रखा हुआ, जैसे एक फेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर कोई एटम है, आप चाहते हैं इसको ढक दिया जाए, कहीं पर भी ना दिखे, आपको पता है यहाँ पर है, इसकी तरह एक और ला करके यहाँ पर ऐसा रख दिया जाएगा तो वहाँ पर नहीं दिखेगा। मतलब फेस पे अगर कोई एटम रखा गया है उसको कंप्लीटली कवर करने के लिए कितने यूनिट सेल की जरूरत होगी? 2। तो एक के हिस्से में कितना आया? आधा ही तो आया। ठीक है, ये हो जाता है। ऐसे अगर कॉर्नर पे यहाँ पर एज पे रखा गया है, तो एज पे कोई भी रखा गया और आपसे कहा जाए कि कितने यूनिट सेल यहाँ पर रखा जाए कि ये कंप्लीटली ढक जाए, दिखाई ना दे, तो आपको पता है वहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, किसके इस बगल में और इसके 2 सामने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो 4 लोग मिलकर के एज वाले एटम को ढकते हैं, तो एक के हिस्से में कितना आया? 1/4 आ जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करने हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स के कितने भाग अंदर है। ठीक है, जितना पार्ट इसके अंदर है उसकी वजह से कितना एटम वहाँ पर बन सकता है कंप्लीटली, हम लोग उसको देखने वाले हैं। और वहाँ पर हम लोग इसकी रेडियस को भी चेक करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको लोग जेड कहते हैं। अगर जेड की बात करते हैं, आप खुद देखो यहाँ पर जेड बराबर, अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितने कॉर्नर हैं यहाँ पर, आप बताओगे सिंपल यूनिट सेल की बात किया जा रहा है और ये केवल और केवल कहाँ पर पाया जाता है? कॉर्नर पे। और कॉर्नर कितने हैं यहाँ पर? आप काउंट करोगे, क्यूब है ना, क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, 8 होता है। फिर बताइए क्या एक की वजह से कितना हिस्सा अंदर होता है? कितना हिस्सा होता है बताओ? केवल 1/8। 8 हैं, क्या हो जाएगा? आप बताओगे 1/8 हिस्सा ये अंदर होता है, तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे? आप बताओगे वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम में टोटल कितना एटम का पार्ट अंदर पाया जाता है इस सिस्टम के अंदर? आप बताओगे पूरा 1 होता है कंप्लीटली, क्योंकि ये 1/8 यहाँ पर 1/8 ऐसे 8 पे पाया जाएगा, तो कंप्लीटली यहाँ पर केवल 1 बनेगा। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर की बात करते हैं, तो आप बताओगे कॉर्नर पर है, कॉर्नर कितने? 8 इंटू कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन? 1/8 का होता है। चलिए कॉर्नर वाले को लिख दिया यहाँ पर, प्लस और कहाँ पर पाया जा रहा है? फेस पे पाया जा रहा है। फेस कितने होते हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 6 हो जाते हैं। अच्छा, एक फेस पे कितने का कंट्रीब्यूशन? आधे का होता है। तो अब बताओ यहाँ पर इसको लोग काटेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और इसकी वजह से यहाँ पर 3, टोटल कितना आ गया? आप बताओगे 4। तो एफसीसी में कितना आ जाता है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स पाए जाते हैं? एटम्स के नंबर आ जाते हैं 4। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जाए, हम लोग बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, तो बताओगे कॉर्नर कितने? 8, कितने का कंट्रीब्यूशन? 1/8। अच्छा, बताया जाए यहाँ पर बॉडी सेंटर कितना है? 1 है। बॉडी का सेंटर कितना होता है? 1 होता है। और उसी बॉडी के सेंटर पे क्या रखा गया है? ये बीच वाला एटम, इसलिए कहा जाए बॉडी सेंटर। और यहाँ पर कितने का कंट्रीब्यूशन? पूरे का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको ढकने के लिए बाहर से या फिर उसका कोई हिस्सा बाहर पड़ा होता है, सबका पूरा कंप्लीट अंदर होता है, इसलिए इसको हम लोग 1 लिखते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। तो जेड के नंबर्स यहाँ पर, ठीक है, जेड के नंबर डिफरेंट आने वाले हैं। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितना आया? 1 सिंपल में। एफसीसी में कितना आया? 4। और बीसीसी में कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर रेडियस की बात करते हैं। रेडियस को कैसे निकाला जाता है? याद रखना, यहाँ पर तो मैंने इसे छोटा बना दिया, लेकिन रियल में क्या हो जाता है? ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पाए जाते हैं एटम्स, एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने मान लिया बस उसके सेंटर वाले को बस यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया, रियल में कुछ ऐसे पाए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसके एज की लंबाई क्या होती है? क्यूब है, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कोई है यूनिट सेल यहाँ पर, एक बार मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, ऐसा यूनिट सेल है यहाँ पर। ठीक है, रियलिटी में मैंने आपको क्या बताया? ये कुछ ऐसे पाए जाते हैं, बगल होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पाया जाता है यहाँ पर, एटम्स एक दूसरे को टच करते हुए होता है। और यहाँ पर आपको पता है प्रत्येक जितने भी एजेस होती हैं उनकी लंबाई फिक्स होती है। चाहे हम लोग इसकी बात करें, ये ए हुआ, इसकी बात करते हैं ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? आप बताओगे ये भी ए ही होगा। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा एटम होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? ठीक है, आप बताओगे आर। और इस वाले एटम की भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? आधी दूरी है ना, ये आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 आर, यहाँ से यहाँ तक 2 आर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की पूरी कंप्लीट दूरी कितनी होती है? आप बताओगे ए। इसका मतलब आर प्लस आर किसके बराबर हो जाता है? इस एज लेंथ के बराबर हो जाता है।
तो आर आर क्या हो जाएगा 2r बराबर क्या आ जाएगा a, r बराबर कितना आ जाता है a/2। तो यहाँ पर रेडियस कितनी निकल के आती है a/2। सिंपल क्यूबिक की रेडियस क्या हो जाती है एज लेंथ का आधा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग बात करने वाले हैं तो किसका, इस पे आपको फोकस करना है, इधर नहीं ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर इस वाले फेज की अगर बात करें, मान लीजिए इस वाले फेज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस वाले फेज को बना रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ था ये फेज। ठीक है, और आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर एटम रखा था, ठीक है, यहाँ पर एटम था, और इसको हम थोड़ा सही से दिखाएं क्योंकि मैंने बताया था रियल में क्या होता है। ठीक है, ये बड़े बड़े एटम पाए जाते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस वाली लाइन पे ही फोकस कर रहे हैं, ध्यान देना, इस वाली लाइन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर फेज की बात हो रही है तो यहाँ पर फेज का एटम का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए रेडियस में। तो मैं यहाँ पर और कुछ नहीं बनाऊंगा, केवल यहाँ पर इस वाली लाइन पे कितने एटम्स हैं टच कर रहे हैं हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको ऐसे देखना है, एक यहाँ पर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर होगा, और एक बीच में कोई ऐसा होगा। ठीक, ऐसे 3 होंगे वहाँ पर, ऐसे हम लोग वहाँ पर बना लेते हैं, 3 ऐसे होंगे वहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी r। अच्छा बताओ, ये पूरा वाला यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या हो जाएगी 2r, और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या हो जाएगी r। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, किसी एक फेस की बात कर रहे हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जा रहे हैं, तो r 2r प्लस r कितना हुआ, r 2r प्लस r, ये बराबर किसके हो जाएगा, आप बताओ खुद। यहाँ पर जितनी भी एज है, ये कितना है a, ये कितना है a, तो अगर ये a है तो इसके बीच से यहाँ पर लाइन को खींच रहे, ये क्या हो जाएगा a√2। ठीक है, अगर ये a है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी a आ जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे ये निकल के आएगा a√2। यही तो आता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताया गया यहाँ पर, इसका मतलब r 2r और r ये किसके बराबर है, आप बताओगे a√2 के है। समझ में आया। अब यहाँ पर ये टोटल क्या हो जाएगा 4r बराबर a√2। तो r बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे a√2/4, यही तो आ जाएगा। ठीक है, a√2/4। अगर आप चाहो इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला तो ये आपका ये बन के आया। ठीक है, फिर वहाँ पर ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा a/2√2। ठीक है, आप इसको भी पाओ चाहे ये भी पाओ, दोनों की वैल्यू एक ही है। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में हम लोग लिखे चाहे इस फॉर्म में लिखे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन की बात करेंगे, बॉडी सेंटर की बात करते हैं, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सा, जो बॉडी के सेंटर से गुजर रहा है। तो ये लाइन की हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बताया कि ये लाइन कैसे मिलकर के बनने वाली है। आपको बताया यहाँ पर ये जो फेस है, यहाँ पर ये a हुआ, यहाँ पर ये a हो जाता है, और आपको बताया ये a है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आप बताओगे a√2। ठीक है, तो ये तो हम लोग इसको ऐसे बनाने वाले हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाली लाइन जो ऐसे गई होगी। ठीक है, ये है हमारी लाइन यहाँ पर जिसको मैंने कहा a, और ये वाली लाइन है जिसको हमने कहा यहाँ पर a√2 है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है आपको मिलेगा तो यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन को मिलाने से बनता है ऐसे। ठीक है, ये और ये लाइन कितनी हो जाएगी, याद रखना यहाँ पर। ठीक है, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a√3। तो ये वाली लाइन मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर थ्रू द किसके, बॉडी सेंटर, ये आ जाता है। और यहाँ पर भी एटम ऐसे होंगे 1 2 ऐसे 3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r। तो ओवरऑल आपको रेडियस की बात करते हैं तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर r प्लस 2r प्लस r, ये बराबर किसके, a√3 के। और यहाँ पर ये 4r हो जाएगा, 4r बराबर a√3, तो r बराबर क्या आ जाएगा a√3/4। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर रेडियस। तो आपको कुछ समझ में आया या ना आए, रेडियस तो इसका रटा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में a/2 हो जाता है। अगर FCC की बात करते हैं a√2/4, या फिर कह सकते हैं a√2/2, या फिर बात करते हैं बॉडी सेंटर की, यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगा a√3/4। एटम के नंबर यहाँ पर 2, FCC में 4, और यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में 1 आ जाता है। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर बात करते हैं जल्दी से, वैसे फॉर्मूला सब यहाँ पर इसको याद ही रखते हैं।
डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, किसी क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पर डेंसिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आप पता है आपको डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, मास अपान वॉल्यूम, यही तो होता है। ठीक है, मास अपान वॉल्यूम ही तो डेंसिटी होता है। सेम वही फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, डेंसिटी बराबर अब मास अपान वॉल्यूम होगा। लेकिन हम लोग किसके लिए देखना चाहते हैं, किसी क्रिस्टल सिस्टम के लिए देखना चाहते हैं या फिर किसी यूनिट सेल के लिए देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं डेंसिटी बराबर मास ऑफ यूनिट सेल अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर जो यूनिट सेल का मास क्या है अपान उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आपको डेंसिटी मिल जाएगा। फिर बात करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाला जाए, आखिर कितना मास वहां पर है, तो आपको पता चलेगा क्योंकि वहां पर एक एटम का मास तो फिक्स होगा, तो मायने ये होना चाहिए कितने एटम वहां पर हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल बराबर m इंटू जेड। m क्या बताएगा, किसी एक पार्टिकल का मास बताएगा, z वहां पर बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बताएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाता है। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम लोग के क्यूब की बात करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आपको पता है सबकी लेंथ क्या हो जाती है, सेम होती है, वहां पर a क्यूब आ जाएगा। फिर बात करते हैं स्मॉल m, जो मैंने आपको बताया ये क्या बताता है, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, किसी एक सिंगल पार्टिकल का मास बताता है। और आपको पता है सिंगल पार्टिकल का मास अगर आपको निकालना है तो हम लोग चलते हैं मोल कांस्टेंट में, और वहां पर मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, जिस सिंगल पार्टिकल का आपका मास निकालना है उसका मोलर मास को क्या करना है, उसके मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि मोल के दो फॉर्मूले होते हैं, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा क्या होता है n अपान Na। अगर सिंगल की बात आती है, कैपिटल N जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है, तो उसको 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m की जहाँ पर कैपिटल M अपान Na लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं मोलर मास। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला कैपिटल M इंटू जेड अपान Na इंटू a क्यूब आ जाता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मास को क्या बना दिया, आप बताओगे कैपिटल M इंटू जेड अपान Na, ये मास को बता रहा था, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, ये इतना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जिस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, आपको पता है हर एक सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू डिफरेंट होंगी। सिंपल क्यूबिक है तो 1 रख दिया, ठीक है, एफसीसी है तो 4 रख दिया, बीसीसी है तो वहां पर 2 रख देते हैं। तो यहां पर रख करके हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ये? चलिए यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, बताइए पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी होता है क्या, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लिया हम लोग कोई एक बैग लेते हैं, ठीक है, एक कोई स्कूल बैग लेते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। फिर वहाँ पर हम लोग बुक वगैरह कुछ भी चीज़ें अगर उसमें डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर उसका जो टोटल वॉल्यूम था, जितना वहाँ पर स्पेस था, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बुक वगैरह कुछ भी भर करके उसमें क्या करते हैं, उसका कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, आपने क्या किया, बहुत ही अच्छे से उसको फिल कर दिया, वहाँ पर अब बहुत ही कम स्पेस बचा है, मतलब कि वहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी उसकी काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, अगर हो सकता है आपने क्या किया, वहाँ पर बड़ा सा बैग था, 1-2 बुक डाल दिया, मतलब क्या हो जाता है, उसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, वो खाली है। इसका मतलब वहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी अच्छी नहीं है। तो पैकिंग इफिशियंसी को समझना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। बताइए, अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, कहा गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, क्योंकि कोई यूनिट सेल है तो यूनिट सेल में कौन पाया जाता है, कोई स्फीयर पाया जाता है। ठीक है, एटम हम लोग क्या मानते हैं कि स्फीयर रूप में मानते हैं कोई भी पार्टिकल जो है। तो कहा गया उसके द्वारा कितना वॉल्यूम उसने क्या किया, कोई भी यूनिट सेल होगा उसके पास वॉल्यूम होगा, एक स्पेस होगा। ठीक है, तो कहा गया वहां पर जो भी एटम आता है, स्फीयर आता है, वो क्या करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, स्फीयर के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया जाता है अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वो जो क्यूब था, यूनिट सेल था, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, आपको वहां पर उसका पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाता है। अब आपको बताया कोई एक स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, आप बताओ 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। स्फीयर के वॉल्यूम को तो ऐसे ही तो निकाला जाता है। तो बताइएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, अगर एक स्फीयर के द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब हो सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे हैं, कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6, कितने हैं वहाँ पर स्फीयर, उसको कौन बताएगा, जेड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्फीयर के द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम क्या है, तो आप बताओ 1 के द्वारा किया गया कवर वॉल्यूम इंटू कितने स्फीयर वहाँ पर हैं, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हुआ, यहाँ पर जेड कर दिया। अपान टोटल वॉल्यूम क्या था, अगर क्यूब है तो वहाँ पर टोटल वॉल्यूम a क्यूब हो जाएगा। समझ आया पैकिंग फ्रैक्शन। अब इस पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, जितने भी यूनिट सेल में यहाँ पर पढ़ के आ रहे हैं। बताया अगर पैकिंग फ्रैक्शन क्यूबिक, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक का रेडियस a/2 होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है।
तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपान ए क्यूब होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया 4/3 पाई, और यहाँ पर जो आर क्यूब था, आर क्या है इसका a/2 का क्यूब किया इंटू 1 किया, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है π/6 या फिर कहते हैं 0.5 हो जाता है, ठीक है, 0.52 आ जाता है यहाँ पर। तो आपको दोनों वैल्यू याद रखना है, पाई के साथ भी π/6, यहाँ पर 0.52 आ जाता है। अब बात करते हैं, चलो ये तो पैकिंग इसका फ्रैक्शन आया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया यहाँ पर। अगर हमसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, स्फीयर के द्वारा टोटल जितना वॉल्यूम था उससे से कितना हिस्सा कवर किया गया है, तो आप क्या बताओगे, जो भी पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, उस स्फीयर के द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम होगा, और वो कितना आ जाता है 52 आता है। समझ में आया सबको, 52 आएगा। और हमसे अगर पूछा जाए चलो ठीक है 52% क्या हो जाता है, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कवर किया गया, तो खाली कितना हो गया आपको पता है, 100 में से 52 को क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो आपको केवल एक वैल्यू याद रखनी है, आप या तो कवर किया गया उसको देखो या फिर वहां पर कितना बचा रह गया। तो आप वहां पर केवल याद रखो क्या, कितना एक्यूपाई करता है। तो सिंपल क्यूबिक में कवर किया गया वॉल्यूम कितना होता है, 52% कवर करता है। उसके बाद जाहिर सी बात है वहां पर 48% बचा रह जाएगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन FCC, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, बस यहाँ पर रेडियस आपको सही रखना है। रेडियस क्या होता है √2 a/4, या फिर जेड की वैल्यू की बात करते हैं वहाँ पर क्या आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा √2 π/6, ये भी याद रखना है, कभी कभार पैकिंग फ्रैक्शन पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो √2 π/6, या फिर कह सकते हैं इसको सॉल्व करते हैं 0.74 आ जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम, कितना ऑक्यूपाई किया गया है। तो आपको पता है इसमें क्या करना था, पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से गुणा करना था, 100 से गुणा करेंगे 0.7 से कितना आ जाएगा 74% आ जाता है, ये कवर करता है। फिर पूछा गया कितना खाली रह जाता है, 100 से यहाँ पर माइनस कर दिया 26% आ जाता है। फिर हमसे कहा गया अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर BCC की बात करते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक की, तो यहाँ पर रेडियस क्या होता है √a/4 हो जाता है, जेड की वैल्यू 2 हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा √3 π/8 या फिर 0.68 आ जाता है। कितना परसेंट कवर किया 68, कितना खाली रह गया 32। तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे अच्छी पैकिंग इफिशियंसी किसकी है, आप बताओगे यहाँ पर FCC की, क्योंकि ये 74% एरिया को कवर कर लेता है, वॉल्यूम को कवर करता है। ये 68 करता है, और ये क्या होता है बहुत ही कम करता है, कितना करता है 52% का ही कवर करता है। समझ में आया सबको पैकिंग फ्रैक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर ये बताया गया रेडियस रेशियो के बारे में बताया गया, ठीक है, रेडियस रेशियो। क्योंकि आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत सारे सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पहला बताया था आयोनिक सॉलिड। तो रेडियस रेशियो की बात करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग अगर जितने भी क्रिस्टल लैटिस थे, क्रिस्टल सॉलिड थे, उसमें भी अगर सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं किसको, आयनिक सॉलिड को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आयनिक सॉलिड में क्या होता है। कहा गया कि अगर यहाँ पर हम लोग आयनिक है तो जाहिर सी बात वहाँ पर कैटायन होगा, एनायन होगा। तो रेडियस रेशियो देखते हैं, और देखते हैं क्यों है ये भी मायने रखता है, क्योंकि रेडियस रेशियो की मदद से हम लोग वहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से बता सकते हैं, वहाँ पर किस टाइप का किस शेप का वॉइड बनने वाला है उसको भी आसानी से बता सकते हैं। इसलिए बताया गया रेडियस रेशियो देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, बताया गया जो कैटायन का रेडियस है अपान क्या करना है, उसको एनायन के रेडियस से डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं, जो कैटायन का रेडियस है उसको एनायन के रेडियस से डिवाइड करना है। याद रहे उल्टा मत कर देना वहाँ पर कि एनायन को कैटायन से कर दिया जाए, ठीक है। तो वहाँ पर उल्टा नहीं करना है हम लोग को, वहाँ पर क्या करना है, कैटायन को एनायन से डिवाइड कर देना है रेडियस से। तो वहाँ पर क्या मिल जाए आपको, रेडियस रेशियो मिल जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, रेडियस रेशियो का एक रेंज होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया रेडियस रेशियो कैटायन अपान एनायन, और यहाँ पर फिर मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर वॉइड या फिर एटम का अरेंजमेंट कैसा है। फिर यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ आइडियल वॉइड, वहाँ पर किसी एक रेडियस को चुनना होगा, तो किसको हम लोग उसका आइडियल वॉइड मानते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, रेंज से याद रखना है 0.155 से लेकर, ठीक है, यहाँ पर इक्वल और ग्रेटर देन, लेकिन किससे कम होना चाहिए 0.225। तो कहने का मतलब 0.155 से लेकर के आप बता सकते हो लेस देन किससे, 0.225 से कम होना चाहिए। अगर इसके बीच का कोई भी रेडियस रेशियो आपको मिलता है, इसके साथ और इससे कम, ध्यान देना मैंने यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगाया, इसके साथ और इससे कम, ठीक है, इसके बीच का कोई रेडियस रेशियो आपको मिलता है, तो आप बताओगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तुरंत आपको 3 कोऑर्डिनेशन नंबर लगाना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट वगैरह में, जेईई में,
ठीक है, तो 3 आ जाता है। अगर 3 है तो वहाँ पर कौन सा वॉइड बनने वाला है? वॉइड आगे आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, बताया गया वहाँ पर खाली स्पेस होता है। जब बहुत सारे एटम्स को हम लोग मिलाते हैं, पार्टिकल्स को मिलाते हैं, उसके बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसी को वॉइड कहा जाता है। तो कौन सा वॉइड बनता है, उसका शेप कैसा होगा? बताया वो ट्राइगोनल शेप होगा वॉइड का। और बताया गया अगर वहाँ पर कोई, मैंने एक रेंज बताया, लेकिन अगर आइडियल रेडियस की बात की जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? 0.155 कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड। अब यहीं से यहाँ पर बताया इससे कम होना चाहिए, और दूसरे वाले में बताया गया 0.225 से लेकर के 0.414 से थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, 0.414 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, लेकिन किससे लेकर के? 0.225 से। अगर ये रेंज कहीं पर मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा, और वहाँ पर जो भी वॉइड बनेगा उसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर इसमें से कहा जाए तो एक रेंज की बात हो रही है, किसी एक को बताओ जो परफेक्ट माना जाए, या फिर आइडियल वॉइड हम लोग कहेंगे, इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का अब बताओगे 0.225 हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर थर्ड, बताया गया यहाँ पर 0.414 से लेकर के 0.732 से कम होना चाहिए। अगर इसके बीच का कोई रेंज मिलता है, ठीक है, तो आप बताओगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और वहाँ पर जो भी वॉइड बनेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है, और वहाँ पर आइडियल रेडियस क्या हो जाएगा? 414 इसका आइडियल रेडियस होगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 0.732 से लेकर के 1 से कम है, ठीक है, लेस देन का साइन है। 0.732 से लेकर के 1 से कम होना चाहिए। अगर इतना रेंज आता है तो उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और वहाँ पर कैसा सिस्टम होगा? आप बताओगे क्यूबिक सिस्टम होगा, वहाँ पर आइडियल रेडियस इसका 0.732 हो जाएगा। चलिए आखिरी की बात करते हैं यहाँ पर। अगर रेडियस रेशियो क्या हो जाता है? 1 आ जाता है दोनों का, ठीक है, रेडियस रेशियो 1 आ जाता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर 12 होगा। और वो कैसा अरेंजमेंट रखेंगे? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर कह सकते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP वहाँ पर रखने वाले हैं, और वहाँ पर आइडियल रेडियस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये रेडियस रेशियो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया, कोई एक सोडियम लिया गया, उसका रेडियस बताया गया, वो क्या हो जाता है यहाँ पर? 96 पिकोमीटर। सोडियम का यहाँ पर जो है, ठीक है, आप प्लस में लिखो या फिर इसका मतलब प्लस ही, ठीक है, यहाँ पर बताया इसका रेडियस क्या हो जाता है यहाँ पर? 96 पिकोमीटर कैटायन सोडियम। और बताया गया यहाँ पर Cl जो होता है Cl माइनस, इसका रेडियस यहाँ पर बताया गया 181 पिकोमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया बताओ इनका रेडियस, यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? अगर Na और Cl मिल करके किसी लैटिस को बना रहे हैं, किसी क्रिस्टल को बना रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए? तो आपको क्या पता है? क्या इन दोनों की रेशियो को निकाल कर आप कोऑर्डिनेशन नंबर को बता सकते हैं? आपने कहा हाँ, देखते हैं यहाँ पर हम इसका रेडियस रेशियो निकालेंगे, और रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा? Na प्लस अपान Cl माइनस का यहाँ पर निकाला, तो 96/181। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 0.524 पिकोमीटर आता है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर वैल्यू आई है 0.524 पिकोमीटर, और ये किस रेंज में आ रही है? तो आप यहाँ पर देखना शुरू करते हैं, 0.5 है ना, तो आप खुद देखो यहाँ पर 0.4 0.7 के बीच की बात हो रही है। 0.5 कहाँ पर आएगा? 0.4 और 0.7 के बीच में आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा? 6। तो आप बताओगे वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया सबको? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पर आपको यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दिया गया, वहाँ पर x y कुछ भी करके वहाँ पर पूछा जा सकता है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर कैसे पैकिंग होती है, कैसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कैसे पैकिंग होती है वहाँ पर, और वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पैकिंग कैसे होगी उसको तो हम बात करते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पर सीखते हैं। कहा गया कोऑर्डिनेशन नंबर का एक सिंपल सा मतलब ये होता है, किसी भी पैकिंग के अंदर आप जाओ और उसमें से किसी एक एटम को पकड़ लो। ठीक है, किसी एक पैकिंग के अंदर जाओ, उसमें से किसी एक एटम को पकड़ लो, उसके चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे देख लो कितने लोग उसको डायरेक्टली टच में हैं। ठीक है, जितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एटम को पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे बगल में ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे उसको बहुत सारे एटम डायरेक्टली ऐसे टच कर रहे होंगे। जितने लोग उसको डायरेक्टली टच करते हैं वही उसका क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी पैकिंग स्ट्रक्चर में किसी एक पर्टिकुलर एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं उसी को कहा जाता है, उसको क्या आप बताओगे? पैकिंग। वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं कई टाइप्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। ठीक है, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। 1 डायमेंशन का मतलब केवल एक डायमेंशन यूज होगा, और यहाँ पर बताया गया जैसे कि एक एटम यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, एक दूसरा इससे जुड़ गया, केवल एक लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में है, ठीक है, ऐसे एक लाइन में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो आप खुद सोचो इस टाइप की अगर पैकिंग होती है, इसको कहा जाता है 1 डायमेंशन में यहाँ पर पैकिंग चल रही है। इसमें से किसी भी एक एटम को पकड़ लिया, मान लिया इसको पकड़ लिया, ठीक है, आप खुद यहाँ पर देखो इसको कितने लोग टच कर रहे हैं।
आप बताओगे इधर से एक ये टच कर रहा है और इधर से एक ये टच कर रहा है, तो केवल एक पर्टिकुलर किसी एटम को पकड़ते हैं तो उसको केवल 2 ही लोग टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ कितना आ जाएगा? कहोगे जितने लोग टच कर रहे हैं, कितने लोग? 2 लोग, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा। समझ में आया सबको? अब आते हैं यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कैसे होता है, और इसमें भी बताया कि 2 टाइप्स आपको मिलने वाला है। पहले बताएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझना। एक एटम, इसके बगल में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ पर 1 डायमेंशन। अब क्या करते हैं, इसी टाइप की एक लेयर इसके नीचे भी बनाते चले जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ क्योंकि अभी आपने यहाँ पर केवल 1 डायमेंशन का यूज़ किया है, अब हम लोग इस वाले डायमेंशन का यूज़ करते हैं। इसके जस्ट नीचे इसी की तरह सेम यहाँ पर एटम का यूज़ करते चले जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यूज़ करते चले जा रहे हैं। आप खुद देखो यहाँ पर सेम उसी की तरह एक लेयर और बना दिया, यहाँ पर ऐसे एक लेयर और बना दिया, और आपसे पूछा गया बताओ यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आपने किसी एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ लिया, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पकड़ लिया। आप चेक करो इसके चारों तरफ जा करके कितने लोग हैं। आप बताओगे एक यहाँ से मिला है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर। इसके अलावा और कोई टच कर रहा है नहीं। क्या ये टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है। केवल ये ही 4 हैं जो इसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं। और क्या करते हैं, अगर इनके सेंटर को हम लोग ऐसे मिला देते हैं, क्या बन जाता है यहाँ पर? आप बताओगे एक स्क्वायर बन के तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है। और इस टाइप की पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसके लिए, आप खुद बताओ कितने लोग कवर कर रहे हैं। आप बताओगे यहाँ पर किसी एक एटम को पकड़ा, ऐसे ऊपर नीचे से पाए जाएंगे बहुत सारे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़े तो यहाँ पर 1 2 3 4 लोग कवर कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाता है। ऐसे 2 डायमेंशनल की पैकिंग यहाँ पर भी होने वाली है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर कैसे होगा देखो, ऐसे एटम हुआ, एक दूसरे से ऐसे अरेंज्ड में हैं, ठीक है, अरेंजमेंट में ऐसे पाए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, अगली जो लेयर आती है वो जस्ट इसके नीचे नहीं आती, इन दोनों के बीच में आती है, ऐसे इन दोनों के बीच में आती है, ऐसे आती है, ठीक है। फिर अगली वाली क्या हो जाती है, पहली वाली का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, ये पहला है तो यहाँ पर इसका फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा रिपीटेशन हो जाएगा, पहले वाले का यहाँ पर रिपीटेशन हो जाता है। फिर इसके नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर फिर दूसरा वाला यहाँ पर रिपीट करेगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे लेयर बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। और आपसे कहा गया बताओ यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसा हो रहा है, एक लेयर ऐसे लगाएगी, फिर उसके बाद वाली जो लेयर है उसको थोड़ा सा खिसकाया, अगर आप देखिए इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलने वाले? बी, इसको फिर से इसको बी। लेकिन यहाँ पर क्या था, अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसमें कौन सी पैकिंग? ए टाइप की पैकिंग पाई जा रही है, और इसमें ए बी टाइप का पाया जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर पूछा गया बताओ कितना यहाँ पर कितने एटम से एक एटम को कवर कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर किसी एक एटम को पकड़ लिया, मान लिया इसको पकड़ लिया, तो आप खुद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कौन टच कर रहा है? क्या ये टच कर रहा है? आपने कहा ये भी टच कर रहा है। क्या ये वाला टच कर रहा है? अब बताओगे हाँ ये भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच करेगा, ठीक है। अब बताओगे ये वाला भी टच करेगा, ये वाला भी टच करेगा, और ये वाला भी टच करता है। तो एक एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हेक्सागन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, आप बताओगे 6, क्योंकि यहाँ पर किसी एक एटम को पकड़ा गया तो कितने एटम उसको टच कर रहे हैं? 6 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। एक डायमेंशन ये यूज़ किया, एक डायमेंशन ये यूज़ किया, 2 डायमेंशन की ही बात हो रही है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लोज पैक्ड इन 3D। यहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशन में पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समझो। पहला जो बताएगा सिंपल क्यूबिक लैटिस, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक लैटिस बनने वाला है, और इसमें क्या हो जाएगा, आप देखोगे ए टाइप का वहाँ पर क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट पाया जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 डायमेंशनल का, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पर सेम एक बार फिर से बनाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, सेम जैसे ऊपर वाली लेयर जस्ट उसी के नीचे वहाँ पर, ठीक, ऐसे यहाँ पर बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनाते चले जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर लेयर। तो ये हुआ, यहाँ पर एक लेयर हो गई, ये क्या है, अभी 2 डायमेंशन की बात है। ऐसा इसी की तरह एक लेयर इसके ऊपर रख दिया जाए, ठीक है। सेम इसी की तरह इसके ऊपर रख दिया जाए, सेम इसी की तरह इसके एक नीचे भी रख दिया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? सेम ऐसा लेयर है, इसका एक सेट और बना के रखा है, इसके ऊपर रख दिया और एक इसके नीचे रख देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए, तो आप खुद देखो, जैसे मान लिया हमने इस एटम को पकड़ लिया, आप बताओगे इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4,
ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो 2 डायमेंशन की बात हो रही है ना। अब आप सोचो इसके जस्ट ऊपर एक और रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर एक और होगा जो इसको टच करेगा। ऐसे एक बॉल आप इसके ऊपर रख दोगे इसी की तरह, वो भी इसको टच करेगा, और इसके नीचे भी सेम इसकी तरह एक होगा जो इसको टच करेगा। तो ओवरऑल इसको कितने लोग टच कर रहे हैं आप बताओगे? 1 2 3 4, 4 तो ये हुआ, एक इसके जस्ट ऊपर जो है वो टच करेगा, 5 हो जाएगा, एक इसके जस्ट नीचे जो होगा वो टच करेगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो 6 आ जाता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। तो आपको समझना है इस टाइप के लेयर को इसके ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है। अब आते हैं यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब यहाँ पर ये था, हेक्सागोनल पैकिंग की बात कर रहे हैं। आप 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा हुआ। फिर हमने क्या किया, इसी के ऊपर इसी की टाइप का एक सेम लेयर क्या करते हैं, इसके ऊपर शिफ्ट करके रखते हैं, इसी के नीचे भी रखते हैं, ऐसा नीचे ऊपर रखते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल पैकिंग हो जाएगी। वो किस में हो जाएगी? 3 डायमेंशन। और ये कैसा चलता है याद रखना, यहाँ पर ए बी टाइप की पैकिंग पाई जाएगी। ए बी टाइप की वहाँ पर पैकिंग पाई जाती है। और कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर ठीक ऐसा कुछ है। ठीक है, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, भले यहाँ पर फिगर बना दिखे, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वाले एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मान लिया ये हमारा ए लेयर है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और रखते हैं हम लोग, लेकिन वो कुछ ऐसे पड़ने वाला है। ठीक है, वो भी हेक्सागन होगा, लेकिन यहाँ पर जब इसके ऊपर पड़ेगा तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे, उसको हम लोग बी लेयर कह रहे हैं। ठीक है, सेम इसी की तरह यहाँ पर एक नीचे भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इसको बी बोला। फिर से अगर इसके नीचे हम लोग एक हेक्सागन को बनाते हैं, जैसे कि मैंने ए वाले को बनाया, ठीक है, आप बना सकते हो, यहाँ पर ऐसे कुछ होगा। तो इस टाइप की कोई पैकिंग यहाँ पर चलती है। ठीक है, ऐसे हम लोग अभी यहाँ पर हेक्सागन वाले को पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर पैकिंग चलता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हर कोई हेक्सागन है इसी टाइप का, लेकिन जब इसके ऊपर लेयर को थोड़ा सा खिसका के रखा जाता है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो जाता है, कुछ ऐसा लेयर बन जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो हम लोग इस एटम को पकड़ रहे हैं, ध्यान से समझना, इस एटम को पकड़ रहे हैं। अगर इस एटम की बात को करते हैं, आप एक पल के लिए खुद समझो, ये एटम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग इसको बगल से तो पहले से कवर किए, यहाँ पर 6 यहाँ से कवर किया है। अब क्या कर रहे हैं, इस वाले को दिख रहा है, इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं। जब इसके ऊपर रखेंगे तो बताओ ये वाला जो एटम है यहाँ पर कुछ ऐसे पड़ने वाला है, ऐसे ही तो पड़ेगा, और वो क्या करेगा, इसको और इसको और इसको तीनों को टच कर देगा, क्योंकि यहाँ पर है। आप बताओगे ऐसे ही तो पड़ने वाला है, ऐसे यहाँ पर पड़ने वाला है, तो बताओ कि ये तीनों एटम क्या करेंगे, इस वाले को टच करेंगे, और इसकी वजह से कितना मिल जाएगा, 3 यहाँ पर टच करेगा। और ये वाली लेयर, ठीक है, आप ऐसा मान के चलो, इस वाले ये नीचे ऐसे पड़ा था, इसके ऊपर हमने इसको रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये बीच वाले इसके ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, 6 लोग बगल से कवर कर रहे थे, और जब इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया तो ये क्या कर जाएगा, ये तीनों इसको कवर करेंगे। और यहाँ पर जो ऊपर वाला भी दिखाई दे रहा है, इसको भी उठाकर क्या करते हैं, इसके ऊपर, ये क्या है, इसके नीचे है, और ये वाला क्या इसके ऊपर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इन तीनों को ऐसे टच करेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ये वाला टच करने वाला है। ठीक है, ऐसे ये तीनों टच करेंगे इसको ऐसे, और ऐसे ही क्या करेगा, ये भी इसको टच करेगा, और यहाँ पर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 यहाँ से, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है, आप बताओगे 12 आता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, यहाँ पर 12 आता है। इसलिए मैंने आपको बताया ए बी टाइप की पैकिंग कहाँ पर पाई जाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पाई जाती है। अगर यहाँ पर सीसीपी की बात करते हैं, अब मैं सीसीपी को बता रहा हूँ, यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको बस यहाँ पर याद ही रखना था क्या होता है। सीसीपी की बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया सेम इसी की तरह होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोई एक लेयर आएगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ पर ठीक है ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये ऐसा था तो ये ऊपर वाला कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक ऐसे हो जाता है। यहाँ पर अगर इसको मैंने ए कहा, ये बी हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि सब के सब डिफरेंट है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, नीचे की तरफ है। ठीक, और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए इस एटम को पकड़ो,
तो आप बताओगे ये क्या हो जाता है, ये उठा करके इसके ऊपर रखा गया तो ये क्या करेगा, इन तीनों को ऐसे कवर कर लेगा, तीनों के टच में आ जाएगा। फिर इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया गया तो आप बताओगे ये क्या करेगा, ऐसे आएगा और यहाँ पर ये तीनों क्या करेंगे, ऐसे इसके टच में आएगा। तो कहने का मतलब 6 लोग इस एटम को बगल से टच कर रहे हैं, 3 ऊपर से कर रहे हैं, 3 नीचे से कर रहे हैं। तो इसका भी यहाँ पर सबसे पहले बात करो, यहाँ पर कैसी पैकिंग पाई जा रही है, ABC टाइप की पैकिंग पाई जा रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा यहाँ पर, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 निकल के आता है। तो कहने का मतलब 3 डायमेंशन वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6 आता है, AA टाइप की पैकिंग पाई जाती है, हेक्सागोनल में AB टाइप की पैकिंग पाई जा रही है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन 12 आता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यहाँ पर ABC टाइप की पैकिंग पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वॉइड के बारे में। वॉइड क्या होता है बताया गया, जब एटम्स पार्टिकल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ स्पेस हो जाता है, कुछ खाली जगह बच जाती है, जिसको हम लोग वॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वॉइड कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किस शेप के हो सकते हैं। पहला बताया गया ट्राइगोनल वॉइड। तो ट्राइगोनल वॉइड का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर ऐसे 1 2 एंड 3 स्पेयर को क्या करते हैं हम लोग ऐसे ले लेते हैं और आपस में ऐसे क्या करते हैं पास पास रख देते हैं। तो आपको पता है ये तीनों टच तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपको यहाँ पर कुछ जगह दिख रही होगी, ठीक है, ऐसे जो बच गया है यहाँ पर, जो मैं ब्लू से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी को कहा जाता है क्या, ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्राइगोनल वॉइड के नाम से जाना जाता है। फिर अगर बताया कि हम लोग क्या करते हैं टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो जाता है, सेम इसी की तरह देखो हम लोग ऐसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे बनाए और याद रखना एक क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे ला के रख देते हैं। ठीक है, 3 तो ऐसे थे, एक और इसके ऊपर रख दिया जाता है, तो इसके बीच में जो भी स्पेस बनेगा, ठीक है, खाली जगह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से उसको जानते हैं। जो भी यहाँ पर 3 ऐसे रखा था, इसके ऊपर एक ला के और रख दिया, अब बीच में जो भी स्पेस यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है, उसी को कहा जाता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब सवाल आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो याद रखना यहाँ पर ऐसे 3 सेल थे यहाँ पर, ठीक है, 3 एटम्स थे यहाँ पर, 3 एटम था यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर भी 3 को ऐसे एडजस्ट करा दिया, ऐसे 3 को इसके ऊपर रख दिया। ध्यान समझना, ध्यान से क्या करते हैं, 3 नीचे था, 3 इसके ऊपर आ गया, 3 नीचे था सेम और 3 इसके ऊपर हम लोग ऐसे रख देते हैं। तो इसके बीच में अब जो स्पेस यहाँ पर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो समझ में ये आया कि टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब हो जाता है 4 लोग के मिलने की वजह से जो स्पेस बचा रह गया टेट्राहेड्रल, 3 लोगों की वजह से ट्राइगोनल और 6 लोग मिलकर के जहाँ पर अगर जो भी खाली जगह बची रह जाती है उसको कहा जाता है, वहाँ पर बताया जाएगा आप कहोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए अगर हम बात करते हैं क्यूबिक, हाँ हम लोग याद करते हैं यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम CCP की बात करते हैं, CCP की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर वॉइड कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो याद रखना अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहाँ पर बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो बताया गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है वो कहाँ कहाँ बनता है, एज सेंटर और बताया गया बॉडी सेंटर पे बनता है। ठीक है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, ये बनता है यहाँ पर बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर, जो कि जिसके नंबर क्या होते हैं 4 होता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, हम लोग CCP की बात कर रहे हैं। और एज सेंटर की बात करते हैं तो बताया गया देखो जो वॉइड होते हैं, वॉइड का काम क्या होगा, हम लोग यहाँ पर यही पढ़ेंगे। क्या हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक लैटिस को बनाते हैं, पूरे ढांचे को बनाते हैं किसी सिस्टम को, फिर बीच बीच में जो खाली जगह बची रह जाती है जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर के वहाँ पर बैठते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए एज सेंटर की बात करते हैं, एज सेंटर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना एज होता है, आप बताओगे 12 एज होते हैं, कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो अगर कोई पार्टिकल एज पे रहना चाहता है तो मैक्सिमम कितना रह सकता है, वहाँ पर 3 लोग हो सकते हैं सबको मिला करके। और बॉडी सेंटर की बात करते हैं, कितना बॉडी सेंटर होता है 1, कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, तो टोटल कितना आ जाता है 1। तो अगर आपसे पूछा जाए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पाए जाते हैं, टोटल कितना टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, तो आप बताओगे हो जाता है 4। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉडी डायगोनल पे, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल पाया गया 4,
अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। याद रखना कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल। और याद रखना बताया गया कि प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने? 2। प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो टोटल आप बताओगे बॉडी डायगोनल 4 और वहाँ पर पाए गए 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है वहाँ पर? 8 आ जाता है। समझ में आया सबको? और यहाँ पर जिसको हम लोग CCP कह रहे हैं, ठीक है, CCP कह रहे हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है FCC। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग उसको हम लोग FCC की बात कर रहे हैं, वो FCC ही है। ठीक है, जिसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक फॉर्मूला बन के आता है, आपको वो याद ही रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कितना कितना पाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा 4 होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, उसका जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक यूज़ करना है, क्या है? फॉर्मूला भी कह सकते हैं। बताया गया अगर हम लोग बात करते हैं कहीं पर भी, जैसे कि हम लोग CCP और जिसको कहते हैं FCC की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल के नंबर कितने आते हैं यहाँ पर? आप बताओगे, जिसको लोग जेड कहते हैं यहाँ पर आता है 4, या फिर इसको अगर हम कहना चाहें इसको n कह सकते हैं। ठीक है, एक पल के लिए इसको 4 को या फिर n कह दो। फिर यहाँ पर बताया गया अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? आप बताओगे जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, या फिर इसको अगर n माना तो इसको कह देंगे 4n कह सकते हैं। ठीक है, आप चाहे ये फॉर्मूला लेके चलो, ये लेके चलो। फिर बताया गया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? आप बताओगे वो 8 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर सिर्फ n लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 हुआ तो मैंने n मान लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी 4 होता है। जितना नंबर ऑफ एटम होगा किसी भी सिस्टम में, किसी भी पैकिंग में, जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। उसका जस्ट डबल क्या हो जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया? इसको 2n कह दिया। तो आप ऐसे भी, आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको याद है वहाँ पर एटम कितने पाए जाते हैं, कितना पाया जाता है? 4 पाया जाता है। ठीक है, CCP या फिर FCC में। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यहीं पर बताया ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? 4, ये भी आपको बताया। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? 8 होता है। नहीं पता है तो आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन को करना है, नंबर ऑफ एटम को n मान लिया और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो भी क्या हो जाएगा? n ही होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा? उसका जस्ट डबल हो जाता है, 2n हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? n मान लिया। फिर बताया जाए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा? आप खुद बताओ, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतना क्या हो जाएगा वहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया n। फिर हमसे कहा जाए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? आप बताओगे, इसको हम लोग 2n मानते हैं। अच्छा बताओ, इसके नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं हेक्सागोनल में? टोटल नंबर ऑफ एटम 6 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 6। अच्छा बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 12। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कह दिया जाएगा कोई एक पर्टिकुलर एटम है वो क्या करता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, कोई दूसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछा जाएगा बताओ वहाँ पर स्ट्रक्चर, वहाँ पर फॉर्मूला क्या बन के तैयार होता है। ठीक है, इस बेसिस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं। कहा गया अ सॉलिड इज मेड अप टू 2 एलिमेंट्स P and Q। ठीक है, कोई एक सॉलिड है, 2 लोगों से मिलकर के बना होता है P और Q से। बताइए एटम Q आर CCP अरेंजमेंट। एटम Q क्या होता है? CCP अरेंजमेंट में पाया जाता है, मतलब CCP लैटिस को बनाता है। वाइल एटम P ऑक्यूपाइड ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, वो क्या करता है? सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाकर के बैठता है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। देखो, सबसे मेन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर किसी न किसी को कहा जाता है कि वो क्या करते हैं? वहाँ पर लैटिस को बनाते हैं। और आपको पता है CCP का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, CCP का मतलब FCC। अब इसका ढांचा कैसे बनता था? ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होता था आपको बताता, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे बनता था। कॉर्नर प्लस फेस, यही तो होता था। एटम कहाँ पर प्रेजेंट होते थे? कॉर्नर प्लस फेस। याद रखना है, यहाँ पर अगर कहा गया Q CCP अरेंजमेंट को बनाता है, इसका मतलब Q कहाँ पर प्रेजेंट है? आप बताओगे Q कॉर्नर पर है और फेस पे। अच्छा बताओ, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन? 1/8। अच्छा, फेस की बात करते हैं, फेस कितना होता है? 6। कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन? 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाता है। तो कहने का मतलब Q के नंबर कितने निकल के आए? बताओ, 4 आया ना।
जिसको हम लोग क्या कहते थे, तो वैसे डायरेक्टली कहते थे नंबर ऑफ एटम्स। जो सीसीपी को बनाएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम के बराबर हो जाती है। आपने यहाँ पर 4 रख दिया। अच्छा पी के बारे में क्या कह रहा है, बताइएगा पी ऑक्यूपाइड ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड। अच्छा तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने पाए गए, पी कहाँ पर पाया जा रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड। और टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 8 ही तो होता है, 8 ही तो होता है। आपने क्या बताया यहाँ पर, इसका मतलब पी के नंबर कितने हो जाएंगे, 8 होगा। तो ये चीज़ हो गई। और आपसे पूछा गया फॉर्मूला क्या बनने वाला है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पर। आप बताओगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 4 से दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन के तैयार होता है, पी के नंबर 2 हैं और क्यू के नंबर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। समझ में आया सबको, ऐसे हम लोग इसको करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। कहा गया इन अ कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी लैटिस। वाई क्या बना रहा है यहाँ पर, वाई के बारे में बताया गया। जो वाई है वो क्या कर रहा है, सीसीपी को बना रहा है, सीसीपी लैटिस को बना रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। एक्स जो है हमारा वो कहाँ पर पाया जा रहा है, 2/3 ऑफ कहाँ पर, टेट्राहेड्रल वाइड के 2/3 पोजीशन पे ही पाया जा रहा है। और आपसे पूछा गया द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। अब आप बताओ यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए जेड वाई, वाई के नंबर कितने होंगे वहाँ पर, सीसीपी को बना रहा है ना, सीसीपी का मतलब क्या, एफसीसी। सीसीपी का मतलब वहां पर क्या, एफसीसी की बात कर रहा है। और एफसीसी कहां कहां पर पाया जाएगा, आप बताओगे कॉर्नर और फेस, यही तो हो जाएगा। या फिर आप वैसे भी याद कर सकते हो इसका नंबर कितना हो जाता है, सीसीपी का नंबर, जो सीसीपी या फिर एफसीसी को बनाएगा उसके नंबर कितने होंगे, 4 पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा देखते हैं एक बार फिर से। कॉर्नर पे पाया गया तो 1/8 का, फेस पे पाया गया तो 6 × 1/2, टोटल कितना आ जाएगा 4। तो जो वाई के नंबर कितने आए वहां पर 4। अगर x की बात करते हैं, याद रखना यहाँ पर x के नंबर कितने आ जाएंगे। आप बताओगे टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है, एक पल के लिए बताओ, टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है, आप बताओगे 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, या फिर कह सकते हैं इसके एटम का जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर 8 हुआ, लेकिन क्या 8 जगह पर पाया जा रहा नहीं है, जितना भी टेट्राहेड्रल वाइड होता है उसका 2/3 पोजीशन पे पाया जाता है। यहाँ पर इंटू 2/3 कर दिया, बस सिंपल सा था। ठीक है, अब बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 बटे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप बताओगे जेड वाई की वैल्यू आ गई 4 और जेड एक्स की वैल्यू आ गई क्या, 16/3। इसको एक कंप्लीट नंबर लिखते हैं हम लोग। कंप्लीट कैसे करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों में सेम संख्या से गुणा करते हैं। यहाँ पर हम फ्रैक्शन में नहीं चाहते, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 12, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब अभी भी हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक कंप्लीट नंबर चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर 4 × 3 = 12, यहाँ पर 4 × 4 = 16, 4 आ जाएगा। तो बताओ x के नंबर कितने हैं, 4, x के नंबर कितने, 4, और y का नंबर कितना आया, 3। तो आपका यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, x4 y3। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, लास्ट टॉपिक यहाँ पर बताया गया इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। बताया गया वैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉलिड के अंदर क्या हो जाता है, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट पाया जाता है और वो फिक्स होता है अरेंजमेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या 100% कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होता है। बताइए आपको डिफेक्ट तब नहीं मिलने वाला जब हम लोग क्या करते हैं, 0 केल्विन पे जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, अगर 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन पे आप जाओगे, हो सकता है वहाँ पर आपको कोई भी डिफेक्ट ना मिले। लेकिन अगर आप जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको डिफेक्ट मिलने लगता है। ठीक है, डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, जैसे कि केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, ऐसा कोई अरेंजमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पर कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, आपको जो है ऑर्डर अरेंजमेंट मिलता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको लग जाता है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर फेल हो चुका है। ठीक है, तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, वहाँ पर किसी एक एटम आयन की वजह से, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और चला जाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर ऑर्डर डिफेक्ट आ जाता है। मतलब कि अब ऑर्डर का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं एक छोटे से जगह में, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, डिफेक्ट। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड या फिर इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स का होगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है पॉइंट वाला। ठीक है, एटॉमिक या फिर पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक आयन एटम की वजह से वहाँ पर कोई डिफेक्ट आपको नजर आता है पूरे क्रिस्टल में, उसको हम लोग पॉइंट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर भी हम लोग फोकस करते हैं। कहा गया कि यहाँ पर भी 2 टाइप से आपको पढ़ना है। पहला बताया गया स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट।
स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसका मतलब क्या हो जाता है? स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका यहाँ पर, ठीक है, डिफेक्ट तो नजर आएगा लेकिन उसके स्टिकियोमेट्रिक में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पर जो भी केटायन एनायन का जो भी अनुपात होगा, जो भी रेशियो होगा, वो उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, उसको हम कहेंगे स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा जो है नॉन स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, यहाँ पर रेशियो पहले जैसा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और याद रखना यहाँ पर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन से पढ़ने, हम लोग को दो पढ़ने, पहला जिसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा जिसको कहते हैं यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इनकी बात करते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बताया गया ये कहाँ पर मिलने वाला है, बताया गया जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी हाई होता है। और हाई कहाँ पर होता है? हाई का मतलब 6:6 या फिर 8:8 का रेशियो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में ही पाया जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट, जैसे NaCl, KCl, CSCl, CSBr, AgBr, ऐसा कुछ हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट में, आपको याद रखें, शॉर्टकी डिफेक्ट में ये बताया गया इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्या होते हैं? अपनी पोजीशन से मिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्या होते हैं? अपनी जगह से मिसिंग में होते हैं। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर पहले ऐसे कुछ था, ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे था, ये प्लस हुआ, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है वहाँ पर। ठीक, ऐसा कुछ था वहाँ पर, अरेंजमेंट था, ठीक है। केटायन एनायन ऐसे यहाँ पर थे, कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, आप बताओगे? इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से केटायन मिस हो गया, ठीक है, यहाँ से कोई एक एनायन मिस हो गया, तो अब बताओ रेशियो में क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। जितने पहले केटायन और एनायन का रेशियो निकाला गया जितना था, अब भी केटायन और एनायन का रेशियो उतना ही आता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या हो जाता है, बताया कि जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, किसी भी लैटिस से मिस होते हैं, मिसिंग में आते हैं। ऐसा नहीं केवल केटायन, ऐसा नहीं केवल एनायन, दोनों, यहाँ से एक केटायन, यहाँ से एक एनायन मिसिंग में है, ठीक है, इसीलिए बताया जाता है इसको शॉर्टकी डिफेक्ट। आप बताओगे केटायन एनायन का रेशियो अब भी इतना ही है, सेम ही है, जितने केटायन और एनायन का रेशियो देखेंगे सेम आता है। कहाँ पर होगा? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे 6:6 या फिर 8:8 में, जैसे एग्जांपल NaCl, KCl, CSCl, CSBr और AgBr। अब दूसरा आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाता है, बताइए, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ रखता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बताया गया, चूंकि हमारा एक टारगेट ये है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में, तो कहने का मतलब यहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई वहाँ पर था, लैटिस में बना रहा हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसा था, एक परफेक्ट था, यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं था। लेकिन अगर फ्रैंकल डिफेक्ट है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बताया गया कोई भी मिस नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी मिस नहीं होता है। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई केटायन अपनी पोजीशन को छोड़ करके, कोई केटायन, जैसे यहाँ पर ये केटायन था, अपनी पोजीशन को छोड़ करके कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से कोई बाहर नहीं गया, जितने केटायन पहले थे अब भी उतने ही केटायन है, जितने एनायन पहले थे अब भी उतने ही एनायन है, कोई बाहर नहीं गया। बस यहाँ पर कोई केटायन क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के वहाँ पर बैठ जाता है, तो कहा गया यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। और एग्जाम्पल में बताया गया, जैसे कि अब बताओगे कौन रखेगा, विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, जैसे ZNS हुआ, AgCl हुआ। और एक चीज़ याद रखना, AgBr को मैंने यहाँ पर भी लिखा है, AgBr को मैंने यहाँ पर भी लिखा है। कहा गया AgBr क्या करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी देता है, और यहाँ पर बताया गया फ्रैंकल डिफेक्ट को भी ये देता है। समझ में आया सबको? यहाँ पर ये हो जाता है स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में, आप बताओगे शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये होता है नॉन स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। मतलब इस बार यहाँ पर रेशियो केटायन एनायन का या फिर जो भी है वो सेम नहीं होने वाला, कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन आ जाएगा। और इसमें भी हम लोग को दो पढ़ना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब वहाँ पर मेटल का मतलब जो प्लस वाले चार्ज होते हैं, मेटल क्या होते हैं, केटायनिक होते हैं ना, केटायन वाले होते हैं, उसकी अधिकता वहाँ पर नजर आएगी। और दूसरा यहाँ पर बताया गया मेटल डिफिशियंसी नजर आएगी, ठीक है। और एक्सेस में भी दो पढ़ना है यहाँ पर, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, और दूसरा यहाँ पर बताया गया ड्यू टू इंटरस्टिशियल्स। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर यह बताया गया है कि मान लिया यहाँ पर केटायन और एनायन कहीं पर पाए जा रहे हैं,
ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोई मेटल है, फिर यहाँ पर कोई ऐसा हो जाएगा, ठीक, ऐसे कुछ पाया गया यहाँ पर। यहाँ पर कोई हमारा कैटायन है, एनायन है, ठीक है, ये हमारा कैटायन हुआ, ये एनायन हुआ, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जो एनायन है वो मिसिंग हो जाता है। अच्छा ये बताओ, जब एनायन मिसिंग हो जाएगा तो कैटायन अपने आप बढ़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहला तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ध्यान देना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल वाला पार्ट, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट ज़्यादा होगा। कैसे हो सकता है, दो तरीके हैं। पहला ये हुआ कि यहाँ पर माइनस वाला कम हो जाए, माइनस वाला कम हो जाएगा, जब आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला ज़्यादा नजर आएगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए याद रखना, जैसे यहाँ पर कोई एनायन मिस हो जाता है, इसलिए बताया एनायन वैकेंसीज हो गई, जैसे यहाँ तो छोड़ के चला गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, उस होल की जहाँ पर कौन आ जाता है, आप बताओगे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसी की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाता है एनायन वैकेंसी की जहां पर, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एफ सेंटर कहते हैं। ध्यान देना, एफ सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। और बताया गया जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, कलर वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। जब वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक कलर के पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, और पैरामैग्नेटिक है तो वहाँ पर कलर वगैरह आने लगता है। ये कहाँ पर होगा, आप बताओगे एनायन वैकेंसीज में, ठीक है। और ये खास करके कौन से टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है, बताइए, जो शॉर्टकी डिफेक्ट देते हैं, खास करके उन लोगों में ये पाया जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और उसमें कौन सा, एनायन वैकेंसीज वाला। चलो ये तो समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरस्टिशियल वाला क्या है, ये भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस में, तो यहाँ पर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर था, कैटायन एनायन सब ऐसे मस्त में थे वहाँ पर, ठीक है, ऐसा था। एक तो तरीका ये देखा हमने, यहाँ पर क्या हो जाता है, एनायन की कमी हुई, कैटायन ज़्यादा नजर आने लगा। लेकिन एक दूसरा जो तरीका होगा यहाँ पर ये हो जाएगा इंटरस्टिशियल में, मतलब ये तो अपनी पोजीशन पे है, इनके बीच का जो खाली जगह होता है उसको लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल्स। और इंटरस्टिशियल में कोई कैटायन आ जाए एक्स्ट्रा कहीं से, ठीक है, कोई कैटायन आ जाए एक्स्ट्रा कहीं से, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, आप बताओगे, उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल की वजह से यहाँ पर मेटल एक्सेस हो गया। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कैटायन आ जाता है, तो आपको पता है जब कैटायन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इसको बैलेंस करने के लिए कहीं कहीं ना वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। समझ में आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। और यहाँ पर बताया गया ये कहाँ पर पाया जाता है, मेनली बताया गया जो फ्रैंकल डिफेक्ट देते हैं वो लोग ज़्यादातर क्या देते हैं, ड्यू टू इंटरस्टिशियल्स की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप्स के मिल गए। अब फिर यहाँ पर बात करते हैं मेटल डिफिशिएंट। तो इसमें दिख रहा है यहाँ पर मेटल की कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ पर मेटल की कमी आएगी। और यहाँ पर बताया गया केवल एक ही तरीका होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर भी 4 4 बना देते हैं। ऐसे क्या होने वाला है यहाँ पर, आप सोचो। ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एनायन कैटायन है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हम लोग यहाँ पर Fe का लेते हैं, जहाँ पर आपको पता है कैटायन हमारा Fe क्या हो जाएगा, Fe2+ के रूप में होगा, और यस एनायन क्या हो जाएगा, S2- के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर जैसे आपको मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर Fe2+ है, यहाँ पर Fe2+, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर Fe2+, ठीक है, ऐसे हो गए Fe2+, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर 2-,
ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। अब ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होने वाला है, मेटल डिफिशियंसी में क्या होने वाला है, डिफेक्ट कैसे नजर आता है बताया गया यहाँ पर। एक्चुअली अभी ये पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है। इसमें से क्या हो जाता है, कोई एक मेटल की डिफिशियंसी हो जाती है, कोई एक मेटल यहाँ से हट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इस वाले को क्या किया, यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है, कर दिया, गायब हो गया। अब बताओ कहने का मतलब क्या समझ में, यहाँ पर जब इसको मैंने गायब किया तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आप बताओगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब मेंटेन है, नहीं है। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज की कमी आ गई। प्लस चार्ज क्यों कमी आ गया, क्योंकि आप कहेंगे यहाँ पर एक कैटायन जो था या फिर मेटल जो हमारा था वो यहाँ पर क्या है, ठीक है, मिसिंग है। इसी की वजह से क्या हो जाता है, मेटल डिफिशियंसी हो जाती है। बताया किसी भी लैटिस से अगर कोई क्या हो जाता है, कैटायन या फिर मेटल हमारा डिफिशियंट हो जाता है, वहाँ से क्या हो जाता है, मिसिंग होता है, तो हम लोग कहते हैं उसको मेटल डिफिशियंट कहते हैं। अब सवाल आता है, अभी हमने देखा यहाँ पर मिसिंग था कोई, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के क्या करता है, ठीक है, वहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्लस आ जाता था तो वहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बताओ कि यहाँ पर तो कैटायन की कमी आई है, अब यहाँ पर कैसे होगा बताइएगा। अब यहाँ पर जो उसके एडजेसेंट कैटायन होंगे, जो उसके बगल के कैटायन होंगे, वो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। यहाँ पर आपको ओवरऑल 2 प्लस चार्ज की कमी महसूस हो रही है, तो याद रखना यहाँ पर जो इसके बगल के जो कैटायन होंगे, जैसे ये वाला हुआ +2 के साथ था, ये वाला हुआ +2 के साथ था, अब ये क्या करेंगे, अब ये क्या करने वाले हैं बताइए, ये +3 चार्ज जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर ये +2 वाले नहीं हुए, अब यहाँ पर ये +3 वाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहाँ पर मेंटेन रहती है। समझ में आया सबको। और यहाँ पर मैंने आपको बताया नॉन स्टिक्योमेट्रिक है, यहाँ पर प्लस और माइनस जो भी कैटायन एनायन है वहाँ पर रेशियो सेम नहीं है, यहाँ पर भी डिफेक्ट आ जाता है, यहाँ पर भी डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर कैसे वो उसको मेंटेन करता है, एडजेसेंट वाले कोई क्या करते हैं, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की वजह से वहाँ पर ये आ जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ जाता है। इतना समझ में आता है सबको। ठीक है, तो यहाँ तक का लगभग हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगले टर्म पे हम लोग को एक नया चैप्टर लेके उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।